हमने क्या किया था? चैप्टर 4 में हमने क्या किया था बेटा? मेटलर्जी करना है या मैं आपको करा चुका हूं? ठीक ठीक है बेटा। सर आप अपनी तरफ। अच्छा बच्चों, जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ अगर बच्चों हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम की बात करते हैं, जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम की बात करेंगे तो बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। जैसे बेटा हमारे पास पहला स्टेप है, बुक खोलिएगा आप, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और टू एलुमिना। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और टू एलुमिना, यानी बॉक्साइड ओर से हमें एलुमिना बनाना है। ये पहला स्टेप है हमारा। अब इसमें वो आपसे ये पूछ सकता है कि बॉक्साइड और containing iron trioxide and silicon dioxide as an impurities. The method is used. कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए हॉल्स मेथड, ऑप्शन बी बेयर्स मेथड, ठीक है बेटा, बेयर्स मेथड यूज करते हैं, ऑप्शन सी सरपैक्स मेथड यूज करते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जी बच्चों देखिए, हम जब एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं बॉक्साइट ओर। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हम एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन में क्या इस्तेमाल करते हैं? बॉक्साइट ओर्स इस्तेमाल करते हैं। और बेटा ये बॉक्साइट ओर जो है ना, मैंने आपको बताया था इसकी 3 इंप्योरिटी हो सकती है। इसमें आयरन ट्राइऑक्साइड हो सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, या सिर्फ आयरन ट्राइऑक्साइड हो सकता है, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आयरन ट्राइऑक्साइड सिलिकॉन है तो फिर हम हॉल्स मेथड यूज करेंगे, हॉल्स मेथड, ठीक है। अब आप बुक में जाइए और देखिए हॉल्स मेथड में हम बॉक्साइड ओर को, अगर हम हॉल्स मेथड कंटिन्यू करें, आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं कि अगर हॉल्स मेथड होता है जैसे Al2O3.NH2O, इसको आप रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से, ये बनाता है सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है। अब सोडियम एल्युमिनेट से अगर मुझे अल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बनानी है तो मुझे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा? जी, तो मुझे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा? जी बच्चों
मुझे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है अगर मैं सोडियम एल्युमिनेट से अल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाना चाहता हूं, तो मुझे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा जी? आप बुक में देखकर बताएं। सर देखें बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए मुझे। 50 to 60 डिग्री, बिल्कुल सही। 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपका टेम्परेचर क्या होगा? 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होगा, ठीक है। 50 डिग्री टू 60 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम एक और रिएक्शन आपको नजर आ रहा होगा जिसमें हम अल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट कर रहे होंगे Al2O3 में, इसको कहते हैं हम एल्यूमिना, ठीक है। इसका कितना टेम्परेचर है? इसका आपको टेम्परेचर नजर आ रहा होगा 1500 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह बच्चों आपका ध्यान जाना चाहिए सरपैक्स में, सरपैक्स मेथड में। सरपैक्स मेथड कब अप्लाई करते हैं बच्चों? सरपैक्स मेथड कब अप्लाई करते हैं? सरपैक्स मेथड हम उस वक्त अप्लाई करते हैं, सरपैक्स मेथड कब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी हो, ठीक है। ये आपने पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी कहा था इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड अगर आप इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो कौन कौन सी उसमें लाइन, कौन सा टेम्परेचर, कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो मेरी कोशिश है कि वो मैं आपको समझा दूं, ठीक है बच्चों। चले अब देखिए, हमारे पास अगला स्टेप है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। अगला स्टेप है, आप देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। मिला आपको? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम दो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, दो ओर्स इस्तेमाल करते हैं, एक कैरोलाइट और दूसरा फ्लोस्पार। फ्लोस्पार का फॉर्मूला BaF2 भी होता है, NaF2 भी होता है, ये हमारी बुक में मेंशन है, ये मैंने आपको बताया है। कैरोलाइट क्या होता है बेटा? कैरोलाइट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैरोलाइट? What is the formula of कैरोलाइट? बेटा कैरोलाइट का फॉर्मूला Na3 है और Al कितना है? जल्दी बताओ, जाकर चले जाओ पेज नंबर, कौन से पेज पे है बताओ? 48 पर है, 49 पर है, ये देखो आप, ये रहा कैरोलाइट, ठीक है। इसमें अभी मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, तो कैरोलाइट है Na3Al(F)6, ये है कैरोलाइट, ठीक है। अच्छा चलें, ये तो फॉर्मूला हो गया कैरोलाइट का। लेकिन बच्चों कैरोलाइट में ये तो फॉर्मूला हो गया, फंक्शन क्या है कैरोलाइट का? कैरोलाइट का फंक्शन क्या है? कैरोलाइट का फंक्शन है टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट अप टू 950 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना एक्चुअल है क्या? तकरीबन 2025 डिग्री सेल्सियस, अबव 2000, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना एक्चुअल में 2025 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चले इसके बाद चलते हैं, रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे चलें। रिफाइनिंग के बाद आपको नजर आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम। और बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जा सकती है
वो है अमूनल। व्हाट डू यू मीन बाय अमूनल? अमूनल किसे कहते हैं? अमूनल से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय अमूनल? ये आपको मिलना चाहिए मेरे बच्चों पेज नंबर 53 में। मेरा ख्याल है 53 में मिलना चाहिए। आप देखें, सर्च करें। अमूनल हम कहते हैं द मिक्सचर ऑफ aluminum powder and aluminum nitrate used as an explosive material। ये एक्सप्लोजिव मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल, और हम इसे एटॉमिक बॉम्ब में भी इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब में भी। ठीक है बेटा, तो ये एक आपसे पूछ सकते हैं यूजेस में कि व्हाट डू यू मीन बाय अमूनल, अमूनल से क्या मुराद है, ये आपसे यूजेस में पूछ सकते हैं बच्चों। अच्छा, इसमें आप एक चीज देखें कि हम एलॉय पढ़ते रहे हैं, स्टील भी एलॉय है। इसी तरह देखें आपके पास अल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो अल्युमिनियम ब्रॉन्ज, इसकी बाज औकात आपसे कॉम्पोजिशन पूछते हैं कि इट कंटेन्स 10% ऑफ अल्युमिनियम एंड 90% ऑफ कॉपर। ये देखें हम, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से हमारे यहां ड्यूराल्यूमिन भी बहुत आया है। ड्यूराल्यूमिन इट इज कंपोज्ड ऑफ 95% एल्युमिनियम है, इसमें 4% जो है कॉपर है, और 0.5% मैग्नीशियम है, और 0.5% निकल है। ये थोड़ा सा आपको लर्निंग मटेरियल है, ये बेटा याद करना पड़ेगा आप। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में सब सिंपल रिएक्शंस हैं, जैसे एक्शन ऑफ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शंस है, जैसे आपने देखा हैलोजेंस के साथ सिंपल रिएक्शंस है। लेकिन बेटा इन रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पता नहीं आपका ध्यान गया ही नहीं गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो, और उसमें आप देखिएगा कि उसमें ये लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज तो उसमें देखो बेटा आपके पास लिखा हुआ है कि अल्युमिनियम इज मेड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। अल्युमिनियम इज मेड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। मिला आपको ही? मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसका क्या मतलब है। केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात कर रहे हैं, और बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पे ये जो लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम इज मेड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, इसका क्या मतलब है? आपको मालूम है इससे क्या मुराद है? देखिए मैं आपके चैट बॉक्स पे अगर जाऊं, क्या मुराद है बेटा इससे? नहीं, अल्युमिनियम तो रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से। देखिए इससे ये मुराद है कि जब कभी भी अल्युमिनियम मेटल, जैसे हमारे पास ये एल्युमिनियम मेटल है, ठीक है भाई, अगर आपने इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दिया अगर आपने, तो फिर नाइट्रिक एसिड इसे कहीं का नहीं छोड़ता कि ये मजीद रिएक्शन करे। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है इसके दरमियान। नाइट्रिक एसिड क्या करता है मेरे बच्चों? प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है। नाइट्रिक एसिड प्रोटेक्टिव
लेयर क्रिएट कर देता है इस तरीके से, प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है। और जब ये प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है तो ये एल्युमिनियम को इनर्ट कर देता है। मतलब मैं यहां पे कह रहा हूं कि बाय द रिएक्शन with nitric acid it becomes inert। ये इसे इस काबिल नहीं छोड़ता कि ये मजीद रिएक्शन करे। अब सवाल ये है क्यों भाई नाइट्रिक एसिड क्यों? हमने इस रिएक्शन इसको सल्फ्यूरिक से भी तो कराया ना, तो नाइट्रिक एसिड में ऐसी क्या खुसूसियत है भाई? क्योंकि सल्फ्यूरिक भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है और नाइट्रिक भी रखता है, तो नाइट्रिक में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है? तो हम ये कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड shows greater power or greater oxidizing power। जब बच्चों आप मेरे बच्चों जब आप नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक को अगर आप कंपेयर करते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक को अगर आप इसकी कंपैरिजन करते हैं, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक की अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग है सल्फ्यूरिक से। ऐसा क्यों है? उसकी वजह है, मैं आपको अभी रेफरेंस भी दे दूंगा, मेरा ख्याल है आपको जाना चाहिए, बल्कि चले जाइए पेज नंबर 63 पे, आप चले जाइए पेज नंबर 63 पे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड शोज ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्यों भाई, क्या वजह है? ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्योंकि इनस्टेबिलिटी होती है इसमें, नाइट्रोजन एटम जो इसके अंदर है वो अपने आप को अनस्टेबल समझता है, स्टेबल नहीं होता, ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +5 to -3 कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करती है। तो जो भी बेटा वैरी करेगा ना वो कभी स्टेबल नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है ना? तो यही वजह है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो रैपिड रिएक्शन कर लेता है, वो रैपिड ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक। इसलिए नाइट्रिक एसिड जो है ये मेटालिक कोटिंग करता है, सल्फ्यूरिक नहीं करता। ये वजह होती है। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से लिख लो। और मैंने जो आपको रेफरेंस दिया पेज नंबर 63 का, ये देखें पेज नंबर 63, ये देखें मेंशन है, जो बातें मैंने आपसे कही हैं ये देखें मेंशन है इसमें, है ना बेटा मेंशन? यही बात मैंने आपसे की है और ये मेंशन। ठीक है, चलो इसके बाद हम चलते हैं हैं कितना टाइम बचा है हमारे पास। अभी तो बहुत टाइम है, कर सकते हैं एक टॉपिक। तो
अब देखिए बेटा, हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो है एलम। एलम अच्छा बच्चों, अगर हम एलम पर जाएं और एलम को देखें, आपको मिलना चाहिए बेटा ये पेज नंबर 55 पर। पेज नंबर 55 पे बेटा आपको ये मिलना चाहिए एलम। व्हाट यू मीन बाय एलम? एलम से क्या मुराद है? देखिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एलम की, जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। जैसे बेटा K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। जैसे बेटा हमारे पास NH4, आप अच्छी तरह जानते हैं NH4 को हम अमोनिया कहते हैं, अमोनियम सल्फेट डॉट क्रोमियम, आगे लग जाएगा क्रोमियम, Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरीके से NH4 2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। असल में अगर हम देखें तो बच्चों, एलम की डेफिनेशन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एलम? ठीक है, एलम है क्या? एलम के लिए हम कहते हैं कि ये एक डबल सॉल्ट है। इट इज द डबल salt of sulfate of monovalent double salt of sulfate of monovalent and trivalent containing 24 molecules of water. It is the double salt of sulfate of monovalent and trivalent containing 24 molecules of water. अच्छा बेटा, अगर मैं इस डेफिनेशन को चारों में पुट करूं तो ये सब एलम है। इसका मतलब डेफिनेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन में एक तो देखिए जिक्र है 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर मैं यहां पर हाइड्रेशन चेंज करूं तो ये एलम नहीं है, इसको मैं एलम नहीं कहूंगा। ठीक है, फिर मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट। मोनोवेलेंट किसे कहते हैं? मोनोवेलेंट से मुराद ये है कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखे। ट्राइवेलेंट से मुराद ये है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखे। इसी तरह ये मोनोवेलेंट है, ये ट्राइवेलेंट है, ये मोनोवेलेंट है, ये ट्राइवेलेंट है, ये मोनोवेलेंट है, ये ट्राइवेलेंट है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोट कीजिए, सल्फेट सब में कॉमन है, ठीक है, और हाइड्रेशन भी सब में कॉमन है। लेकिन अगर मैं ये सारी एग्जाम्पल दूं और मैं आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेश एलम इज या आर, तो आपका आंसर क्या होगा?
ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी ऑप्शन है। तो पोटेश एलम की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है पोटेश एलम के लिए आपका आंसर ये होगा, है ना, ये होगा ना, इसको कहते हैं पोटेश एलम। ये है बेटा पोटेश एलम। अच्छा, पोटेश एलम के बाद कुछ की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलम, पता है आपको कितना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलम? बताइए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलम कितना है? चैट बॉक्स पे बताइए मुझे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलम 92 है, 93 क्या है? 92 है, बिल्कुल सही, 92.2 है। बुक में क्या मेंशन है बेटा? बुक में क्या मेंशन है? चले, जो बुक में मेंशन है उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलम हो गया 92 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलम हो गया 92 डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉरी, व्हाट इज फल फिटकरी या फूल फिटकरी? आपको पता है ना कि अगर हम इसे पोटेश एलम कह रहे हैं तो हम इसे उर्दू में फिटकरी कहते हैं। फिटकरी, उर्दू में हम इसे कहते हैं फिटकरी। तो फूल फिटकरी क्या है? फूल फिटकरी है फ्री फ्रॉम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फ्री फ्रॉम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये कब मुमकिन है? जब आप टेम्परेचर तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे। अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो तब मुमकिन है। इसको कहते हैं फूल फिटकरी या फल फिटकरी। बिल्कुल सही, हमारे एक बच्चे ने तो पूरी डेफिनेशन लिख दी, शाबाश बेटा, मारिया ने। मारिया ने तो पूरी डेफिनेशन लिख दी। नहीं बेटा, अकरेंस याद नहीं करनी है इसमें अकरेंस आपने याद नहीं करनी। ठीक। अच्छा बेटा, कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि आपके 6 और 11 का कुछ पोर्शन रह गया है। तो 6 मैंने कहां तक पढ़ाया था? जो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर 6 और 11 पढ़ाना है, तो मैंने कहां तक पढ़ाया था आपको 6 और 11? 6 तक, 6 11 तो नहीं पढ़ाया होगा। 6 कहां तक पढ़ाया था? उसमें आइसोमेरिज्म हुआ है सिर्फ, ठीक है। रिफाइनिंग हो गया था M13 में, ठीक है। आइसोमेरिज्म 2457 बेटा, सेक्शन शो कीजिएगा अपना। अच्छा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। आपके मैसेजेस में देख रहा हूं, ठीक है बेटा, सही। तो बेटा आगे चलते हैं, हम इस चैप्टर को जल्द से जल्द फिनिश करके फिर हम इन चैप्टर्स पे आ जाएंगे, ताकि हम जो है अच्छे से आगे ले सकें कोर्स को, ठीक है, लेके जा सकें कोर्स को। अच्छा बच्चों देखिए, एलम वाली बात हो गई हमारी, ठीक है। और अब हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो है एसिड्स की तरफ जा रहे हैं बेटा हम, ठीक है। हमने 3 एसिड्स पढ़ने हैं, और 3 एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। 3 एसिड्स हमने पढ़ने हैं, और वो 3 एसिड्स क्या हैं?
ठीक है, जो 3 एसिड्स हमने पढ़ने हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। मैं रब कर दूं बोर्ड? बेटा बोर्ड रब कर दूं मैं? चले, देखिए बेटा, हम एसिड्स जो पढ़ रहे हैं तो इनमें हमने 3 एसिड्स पढ़ने हैं। इनमें ना हमने 3 एसिड्स पढ़ने हैं। हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ना है इसमें बेटा हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ना है और हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्पेशली दोनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और फर्स्ट ईयर की बुक लिखती है कि ये H2S जो है ये वीक एसिड है। अच्छा, अब H2S और HNO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इनकी होती है। और अभी मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया कि नाइट्रोजन की जो है ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्यों ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक, तो उसमें नाइट्रिक एसिड की क्यों ज्यादा होती है, नाइट्रोजन कह गया, नाइट्रिक एसिड की क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन होने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नाइट्रिक एसिड की ज्यादा होती है। अच्छा, इंडस्ट्री में अगर हम इंडस्ट्री देखें HNO3 कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आप रीड कीजिएगा। जहां पर टेम्परेचर्स के जिक्र हो, कैटलिस्ट के जिक्र हो, तो वो आपने बेटा रीड भी करना है और आपने अच्छे से पढ़ना भी है। आप अगर पेज नंबर 63 पे आ जाए, पेज नंबर 63 पे अगर आप आए तो देखिए बेटा, 2 प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी, एक एसिडिक प्रॉपर्टी और एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसिडिक प्रॉपर्टी। अच्छा, एसिडिक प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक दोनों रखते हैं, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी दोनों रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की। देखो बेटा, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये है टेस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का टेस्ट। और स्ट्रॉन्ग एसिड का टेस्ट क्या है कि जब कभी भी आप किसी भी एसिड को वाटर में डालते हैं, जैसे आपने HNO3 को, नाइट्रिक एसिड है, आपने उसको वाटर में डाला, अगर नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये प्रोड्यूस कर देगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर देगा? H3O, और नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा। इसी तरह अगर आप HNO3 को कास्टिक सोडा में डाल देंगे, HNO3 को, तो ये सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड, ये जो टेस्ट है शुरू का, ये जो आपको बता रहा है दैट इज हाइड्रोनियम आयन, तो आप याद करें हम इसे ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था बच्चों? ये हमने कहां पढ़ा था? चैप्टर 9 में पढ़ा था, पेज नंबर 192 पे, पेज नंबर 192 पे ये चीज पढ़ी थी। तो इसका मतलब टेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ कि जो कोई भी
बच्चों जो कोई भी हाइड्रोनियम आइन प्रोड्यूस कर देगा ना बेटा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बच्चों, जो भी हाइड्रोनियम आइन प्रोड्यूस कर देगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की कि नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो अभी थोड़ी देर पहले वहां लिखा हुआ है, देखें कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड में अगर हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गर होती है, ज्यादा होती है। यही वजह है बच्चों कि नाइट्रिक एसिड कॉपर, जो कि एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है, लेस रिएक्टिव मेटल है ना बेटा, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इससे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन नहीं करेगा और इससे डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन कर लेगा। बल्कि आप बुक में पेज नंबर 64 पर जाकर देखिए तो आपको रिएक्शन नजर आ जाएगा डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। इसका रीजन भी यही है, इसका रीजन भी बेटा यही है कि लेस रिएक्टिव के साथ सल्फ्यूरिक भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा लेकिन HNO3 कर रहा है। इसका रीजन भी यही है कि HNO3 में ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, इसका रीजन भी यही है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी, ये देखिए आप, हमारे पास ये जितनी इक्वेशंस हैं, सिंपल इक्वेशंस हैं, और ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी, ये तो मैंने आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया था। देखें, नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाई थी। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा, ऑब्वियसली याद होगा। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बार बार कहा। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी है इसकी, और वो है एक्वा रिजिया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है बच्चों, एक और प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी है एक्वा रिजिया। ठीक है, एक्वा रिजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रॉयल वाटर कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसमें HNO3 और HCl किस रेशो से होते हैं? ये 1:3 के रेशो से होते हैं, 1:3 के रेशो से होते हैं। बाकी आप इसको बुक से कवर करेंगे। ठीक है, आइए पेज नंबर 73 पे नाइट्रिक एसिड हो गया। अब हम चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ, पेज नंबर 73। क्या सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो आप जब ये वाला टेस्ट कराएंगे तो सल्फ्यूरिक भी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता हुआ आपको दिखेगा। और जो भी बेटा किसी भी एसिड को अगर मैं वाटर में डालूं, अगर मैं किसी भी एसिड को वाटर में डालूं और वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस अगर कर रहा है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप देखें पेज नंबर 73, ये देखें पेज नंबर 73 में एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए आप। ठीक है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? H3O पॉजिटिव कर रहा है ना? अगर हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव कर रहा है तो इसका मतलब है अच्छा हाइड्रोनियम कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने कहा भाई ये एसिड है, फर्ज कर लो मैंने इसको वाटर में डाला और इसने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर दिया, तो मेरा टेस्ट हो गया। मैंने कहा अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है टेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चले आगे चलते हैं। देखिए बेटा, आपने ये जहन में रखना है
आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आपने बात जहन में रखनी है कि जो नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसी पे डिपेंड नहीं करती। नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन बेटा अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड देखें, अगर बच्चों हम सल्फ्यूरिक एसिड देखें, हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है तीन चीजों पर। ठीक है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिपेंड करती है तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। किस किस पे डिपेंड कर रही है भाई? डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, डिपेंड कर रही है कॉन्सेंट्रेशन पर, डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर, डिपेंड करती है, ठीक है, और नेचर ऑफ मेटल्स पर डिपेंड करती है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मेरे पास कॉपर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, और वो हम जानते हैं कि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो कॉपर के साथ अगर आप सल्फ्यूरिक अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक तो कॉन्सेंट्रेटेड भी लेना पड़ेगा और आप टेम्परेचर, मतलब ये कंडीशंस देंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर आप ये कंडीशन देते हैं, अगर आप ये कंडीशन देते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड होगा और आपके पास कॉपर सल्फेट बनेगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर फॉर्म हो जाएगा, ये कंडीशन। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हुआ, अगर बेटा ये कंडीशंस नहीं हुई, अगर आपने ये कंडीशन नहीं दी, तो सल्फ्यूरिक इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो रिएक्शन कराए। देखिए मैंने यहां पे आपको मना किया था कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक रिएक्शन नहीं करा सकता। इसी तरह Zn है, जिंक है। अब Zn है, जिंक है, हाईली रिएक्टिव है। जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब इसी जिंक को अगर तुम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक से रिएक्शन कराते हो तो तुम्हारे पास जिंक सल्फेट बनेगा। और बताओ क्या चीज बनेगी? अगर डाइल्यूट जिंक से रिएक्शन कराते हो क्या बननी चाहिए? देखकर बताओ जल्दी से। हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। ठीक है, क्या बनेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक से करते। लेकिन इसी जिंक को बच्चों अगर तुमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक दे दिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ ये तीन प्रोडक्ट बनाता है। जिंक सल्फेट बनाता है, ठीक है, H2S बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो अब आप देखें कितना फर्क पड़ा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो तो प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है, डाइल्यूट ले रहे हो तो प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है। यानी नेचर ऑफ मेटल पर भी डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड। इसलिए ये डिपेंड करता है अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद हम अगर आगे चलें
तो सल्फ्यूरिक की एक और प्रॉपर्टी होती है और वो होती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ यहां पर सल्फ्यूरिक एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट होगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट होगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक उस वक्त ट्रीट हो सकता है, डिहाइड्रेटिंग उस वक्त कर सकता है जब सामने वाले के पास क्या हो, सामने वाले के पास जिससे ये रिएक्शन कर रहा है उसके पास वाटर का एलिमेंट होगा, तभी तो ये सल्फ्यूरिक वाटर निकालेगा। जब उसके पास वाटर का एलिमेंट ही नहीं है तो वो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी तो नहीं शो करेगा। तो यहां पर ये डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करेगा और यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। सर यहां क्यों नहीं कर सकता डिहाइड्रेटिंग? क्योंकि इसके सामने वाले कंपाउंड के पास वाटर है ही नहीं, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी से मुराद है एफिनेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। टू रिलीज वाटर, टू एफिनेट वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर आपने इसके सामने ग्लूकोज रख दिया, आपने इसके सामने अल्कोहल रख दिया, आपने इसके सामने फॉर्मिक एसिड रख दिया, या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें वाटर कंटेनिंग है, वो उसमें वाटर है, तो वो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी करेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं करेगा। अब ये वाली जो बात मैंने आपसे कही है, ये ऑर्गेनिक में पेज नंबर 136 पे पढ़कर आए हम लोग। और सिर्फ सल्फ्यूरिक डिहाइड्रेटिंग नहीं होता, ये हम पढ़कर आए हैं Al2O3 भी डिहाइड्रेटिंग है और H3PO4 भी डिहाइड्रेटिंग है, दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चले इसके बाद चलते हैं आगे। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी मैं आपको उसमें करा चुका हूं। किसमें? मैंने आपको ऑर्गेनिक में कराया था। इसके बाद आप देखें इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखें आप, देख रहे हैं, मैंने मार्क किया हुआ है, पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ना है, ये आपका रीडिंग मटेरियल है, इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो नेक्स्ट टाइम अब हमारे जो टॉपिक्स बचे हैं वो बचा है लेड पिगमेंट। सब टाइम है हमारे पास? लेड पिगमेंट बचा है, क्लोरीन बचा है, और वो टॉपिक्स हमारे पास बचे हैं जो आप 9th लेवल पे या O लेवल्स पे पढ़ते थे, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। ठीक है, तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है कुछ क्लासों का, जैसे चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 आइसोमर हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, मेजॉरिटी ने बताया। तो आइसोमर्स के बाद से फिर मैं आपको जो है चैप्टर 6 करा दूंगा, और चैप्टर 6 में जब हम पॉलीमर्स पे पहुंचेंगे तो पॉलीमर्स से मैं कनेक्ट करता हूं चैप्टर 11 को, क्योंकि चैप्टर 11 में पॉलीमर्स हैं और इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने और जो ग्रुप्स हैं उनको भी पहले इंडस्ट्री का आइडिया दे दिया था, तो मैं इंडस्ट्री का आइडिया बिल्कुल आपको दे दूंगा। लेकिन चैप्टर 11 में पॉलीमर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।